मैंने कोचिंग ली थी और मैंने कोचिंग 2.5 लाख रुपए की ली थी। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो जब आप 2.5 लाख देते हो ना किसी कोचिंग वाले को, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको स्पून फीड करें सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन, है ना? क्योंकि 2.5 लाख मेरे पापा ने लोन लेके दिया था। जब तक बीपीएससी की पढ़ाई कर रहा था मैं कोई नहीं जानता था। कोई इतनी वैल्यू नहीं देता है। लेकिन एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद आपकी ज़िंदगी अचानक से चेंज हो जाती है। लोग आपकी सुनने लगते हैं, लोग आपको वैल्यू करने लगते हैं। अगर कोई सर गरीबी से उठता है ना, तो उसकी स्ट्रगल ही काफ़ी अलग होती है। अब जो मेरे दादाजी चाय बेचा करते थे, तो जो मेरे पिताजी का स्ट्रगल था वो मेरा स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, यहाँ पर लगातार मैं टॉपर्स और ऑफिसर्स के साथ इंटरव्यू करता हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं वरुण सर। सर ने बीपीएससी में 3rd रैंक के साथ सर का सिलेक्शन हुआ है और डीएसपी पद मिला हुआ है। तो सर की आज जर्नी को जानेंगे, कैसी रही सर की जर्नी। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। और आप लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्वागत है सर आपका मोटिवेशन फैक्ट्री थैंक पर। यू। सर, आप अपने बचपन के बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा रहा और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसी रही, कहाँ पे हुई? अ, मेरा नाम वरुण कुमार है, जैसा कि इन्होंने बताया। मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, तो पापा का ट्रांसफ़र होते रहता था। तो मैंने बिहार में ही काफ़ी सारी जगहों में पढ़ाई की है। बिहार शरीफ में किया है, पटना में किया है, सुपौल में, बीरपुर में, पूर्णिया में, काफ़ी जगह पढ़ाई की है। बट फिर 6th क्लास में मेरा एडमिशन सैनिक स्कूल में हो गया। तो सैनिक स्कूल एक रेजिडेंशियल स्कूल है बिहार में। तो 6 to 10 तक की पढ़ाई मैंने सैनिक स्कूल से की। फिर 11th-12th के लिए मैं झारखंड गया था, चिन्मया विद्यालय बोकारो में। वहाँ मैंने पीसीएम पढ़ी इकोनॉमिक्स के साथ। फिर वहाँ के बाद इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी 12th में, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ, तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है एक, न्यू दिल्ली में ही। वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर 2018 में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई। 2019 में मैंने पहला प्रीलिम्स दिया, जिसमें मेरा नहीं हुआ। फिर सेम ईयर में मैंने बीपीएससी और बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, 65th बीपीएससी का। तो रिजल्ट उसका अभी आया है 7 अक्टूबर को, तो उसमें मेरी 3rd रैंक आई और डीएसपी पोस्ट मिला। फिर साथ ही साथ इस साल यूपीएससी भी क्लियर हो गया 697 रैंक के साथ। तो ये थी जर्नी। तो सर, आपका बीपीएससी भी क्लियर हुआ है, यूपीएससी भी अभी क्लियर हुआ है। तो ये इतने बड़े एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो आपने इस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का कब सोचा, या फिर किसी ने आपको बताया? कैसा कैसा रहा आपका ये? अ, नहीं, मन काफ़ी पहले से था इस एग्ज़ाम को देने का, एक सिविल सर्वेंट बनने का। क्योंकि जैसे मेरे पिताजी बैंक में हैं, बट मेरे दादाजी जो थे वो चाय बेचा करते थे। तो अभी क्या है कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई मेरे पापा के थ्रू, वो मेरे काफ़ी सारे कज़न्स को नहीं मिल पाई है। क्योंकि ये काफ़ी किस्मत की बात थी कि पापा उस बैकग्राउंड से निकल गए मेरे, और मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरे कज़न्स हैं या इस तरह के जो लोग हैं, मैं उनको भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा पाऊँ। और यहाँ पे मैं एजुकेशन पे फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि एक एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो मुझे लगता है कि वो रातों रात आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा। जैसे रिज़ल्ट की बात करते हैं, कि जब तक बीपीएससी की पढ़ाई कर रहा था मैं कोई नहीं जानता था। कोई इतनी वैल्यू नहीं देता है। लेकिन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद आपकी ज़िंदगी अचानक से चेंज हो जाती है। लोग आपकी सुनने लगते हैं, लोग आपको वैल्यू करने लगते हैं। एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ एजुकेशन। तो है ना, तो एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशन मैं सबको सबको नहीं, जितनों को प्रोवाइड कर पाऊँ अपने आसपास के लोगों में, सर्कल में। तो वो एक मोटिवेशन का काम करता था मेरे लिए। सर, इस एग्ज़ाम में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और बीच में कहीं ना कहीं पैर लड़खड़ाने लगते हैं कि अभी होगा या ना होगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। जी। और ऐसा आपके फ्रेंड के साथ भी हो रहा होगा, या फिर आपने भी देखा होगा कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल भी इवन हो गए। तो उस दौरान आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे कि नहीं, मेरा हो जाएगा या फिर मुझे तैयारी करनी है? अम, एक तो जो एस्पिरेंट्स हैं, मतलब मैं समझता हूँ डिमोटिवेट होने का कारण काफ़ी कम है। अगर आपके पास मोटिवेशन का एक असली रीज़न है, कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ये मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसे कमाने और पार चाहिए। फिर मुश्किल होगी पढ़ाई करनी। मोटिवेशन का रीज़न होना चाहिए पब्लिक सर्विस, है ना? तो एक ही ये मोटिवेशन रहना चाहिए। बट फिर भी क्या होता है कि हम इंसान हैं, कि डिमोटिवेट तो हो ही जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो उसमें मैं अपने खुद को एंटरटेन किया करता था, क्योंकि काफ़ी मोनोटोनस हो जाती है पढ़ाई। तो एंटरटेनमेंट के लिए जैसे आपके चैनल है, तो वहाँ से वीडियोस देख लेता था, मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह, कैसे टॉपर्स वगैरह अपनी बात बताते थे, उनके स्ट्रगल को सुनता था, तो उससे इंस्पिरेशन मिलता था। फिर जैसे लबासना के ऑफिसर्स ने ही कुछ गाने वगैरह बनाए हैं, कि उसका टाइटल है प्यार हमें मंजिल से नहीं इस रास्ते से है मेरे यार। तो वो गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं जब भी उसको सुनता हूँ ऐसे
वो कहते हैं ना, करंट रन्स थ्रू योर स्पाइन, वो होता है। फिर मैं अंदर से इंस्पायर होता हूँ, फिर आई गेट बैक टू स्टडीज़। ओके सर, आपने इसके लिए कोचिंग ली है या फिर सेल्फ स्टडी करी है? ये काफ़ी अच्छी सवाल पूछी है आपने। मैंने कोचिंग ली थी, और मैंने कोचिंग 2.5 लाख रुपए की ली थी। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो बट वहाँ दिक्कत क्या हुई कि मैं जब गया वहाँ, तो जब पहली बार क्लास एंटर किया तो वहाँ 800-900 बच्चे थे। तो मुझे तो डर लग गया कि यार यहाँ कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, बट धीरे धीरे वहीं पढ़ाई की, और फिर 4-5 महीने में मुझे लगने लगा कि ये 2.5 लाख इन्होंने लिया है। तो जब आप 2.5 लाख देते हो ना किसी कोचिंग वाले को, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको स्पून फीड करें सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन, है ना, क्योंकि 2.5 लाख मेरे पापा ने लोन लेके दिया था। तो मैं वही सोचता था कि सब कुछ हमको बताया जाए आके, लेकिन वहाँ कोई ऐसे बताने वाला नहीं होता, और आपको कुछ डाउट भी होता है ना, तो आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप 800-900 बच्चों के बीच में खड़े होकर पूछो, क्योंकि टीचर भी दिख नहीं रहा होता है, एलईडीज़ लगे हुए होते हैं 7-8। तो हम लोग टीचर को भी 2.5 लाख दे के भी एलईडी पे देखते हैं टीचर को। तो कोचिंग मैंने छोड़ दी थी 4-5 महीने में, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था, मुझे नहीं लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे मेरी। फिर मैंने सेल्फ स्टडी शुरू की 4-5 महीने बाद। सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लाया है 3 मंथ फ्री एक्सटेंशन ऑन 1 ईयर एंड अब प्लस जीएस एंड प्लस कॉम्बो ऑफर। ये वैलिड है 24 से 30 नवंबर तक। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय करें जीएस प्लस ऑप्शनल, जिसमें आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट विथ ऑप्शनल 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेने के लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हो MFYT10, इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही यूपीएससी सीएससी 2022 और 2023 के लिए नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं 1 दिसंबर से, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो। प्रोसेस सेम है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके अप्लाई करें। ओके, तो सेल्फ स्टडी के लिए फिर मटेरियल कहाँ से जुटाया, कैसे सेल्फ स्टडी आपने करी? मैं कोचिंग गया, कोचिंग से तो बहुत एडवांटेज नहीं मिला, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जब कोचिंग गए तो वहाँ जो लोग आते थे, अब वहाँ रियलाइज़ करते हो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ बच्चे हैं वहाँ पे, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, जॉब वाले हैं। फिर काफ़ी कोई लंदन से भी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी बच्चे आके इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो वहाँ वैराइटीज़ ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिलता है, आप देखते हो कि आपसे ज़्यादा इतने तेज़ लोग हैं। फिर वहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है। वो जो बच्चे हैं जो वहाँ 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, कि 3-4 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो मेरे को गाइडेंस वहीं से मिली थी कि कौन सा किताब पढ़ना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है। बट यहाँ पे एक दिक्कत आई कि एक सब्जेक्ट की लोग काफ़ी सारे किताबें बता दिया करते हैं। तो इनिशियल के तो मैंने 1-2 महीने जैसे पॉलिटी की 3-4 किताबें मैंने पढ़ डाली थी। बट फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं कुछ होगा, आप इतना ही पढ़ो जितना रिवाइज़ कर सकते हो, है ना। तो मैंने सिर्फ एक एम लक्ष्मीकांत की किताब है पॉलिटी के लिए सिर्फ वही किताब पढ़ी है, और मैं समझता हूँ कि बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में लक्ष्मीकांत के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है पॉलिटी में। ओके, जैसा कि सर आपने बताया कि कोचिंग जाना एकदम पैसा बर्बाद है, 2.5 लाख उसकी फ़ीस है, और काफ़ी आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत से स्टूडेंट, लेकिन आप कह रहे हो जिस तरीके से, तो मुझे भी लगता है कि करना नहीं चाहिए। 2.5 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे ऑनलाइन तरीके से जैसे यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम वगैरह पे आपको नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो सारा मटेरियल सफिशिएंट है बीपीएससी या फिर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? जी, मेरे समझ से तो लगता है कि बिल्कुल सफिशिएंट है, और अब तो डिजिटल रिवॉल्यूशन हो गया है, तो इतने सारे चैनल्स, मशरूमिंग ग्रोथ हुआ है सबका। और आप एक टॉपिक सर्च करो, आप प्रेसिडेंट सर्च करो, आप यूट्यूब पे जाके आपको कम से कम तो 100 रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे कि ये टीचर्स का वीडियो है। तो यहाँ पे आपको है कि थोड़ा सा फ़िल्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लोगों की हेल्प चाहिए कि कौन से टीचर यूट्यूब पे या किसी चैनल पे अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि इतना सारा मटेरियल होता है कि वहाँ पे आदमी कंफ्यूज कर जाता है। बट मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन मटेरियल सफिशिएंट है। और ये जो हमारा कोविड में लॉकडाउन हो गया, इसने तो और डिजिटल एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। प्लस प्लस आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो तो उसमें 2.5 लाख 2-2.5 लाख के तकरीबन लग जाते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं। बट ऑनलाइन कोचिंग में है कि जैसे अन अकेडमी थी, तो ये है जो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर देती है, अच्छी मटेरियल प्रोवाइड कर देती है आपको 30-40 हज़ार में, जो मैं कि समझता हूँ कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो सफिशिएंट है आपके लिए। ओके, अब सर स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी उस टाइम, क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे आप? टाइम टेबल सर, मैं सुबह में नहीं पढ़ता हूँ, मुझे सुबह में नींद आती है। तो मैं 10 बजे उठा करता था, फिर आधा पौने घंटे में अपना नहा धो के खाना खा के फिर पढ़ने के लिए बैठा करता था। तो 11 से 2 पढ़ते थे,
फिर 2 बजे लंच करने जाते थे, लंच करते थे, फिर कुछ वीडियोस वगैरह देख लेते थे, सीरीज़ वगैरह टाइप्स, फिर 3 से 6 पढ़ते थे। फिर 6 बजे मैं सैनिक स्कूल में था तो मुझे खेलने का आदत था, तो फिर मैं शाम में खेलने जाया करता था आधा पौने घंटे के लिए। फिर 7 से 10 पढ़ते थे, फिर खाना खाते थे, टीवी देखते थे 1 घंटा, फिर 11 से 1 पढ़ते थे। तो ये 10 से 11 घंटे की पढ़ाई हर दिन हो जाती थी। तो टाइम टेबल तो मैं ऐसा था मेरा। ओके सर, अभी उस मोमेंट की बात करेंगे जिस टाइम पे आपका रिजल्ट आया था और आपने देखा कि थर्ड रैंक आई है उसमें। तो वो कैसा पल था, उस उसको थोड़ा बताइए। क्या 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 हुआ था उस दिन और कैसे गुजरा वो आपका दिन पूरा? रिजल्ट का एक्चुअली एक मेरा फ्रेंड भी है, उसने भी बीपीएससी क्वालिफाई किया था। तो उसका मैसेज आया कि भाई रिजल्ट आ गया है, कि बता क्या हुआ। तो मैंने उसी समय पे उसने पीडीएफ भेजा था, तो मैंने खोला। तो मैं ऐसे पीडीएफ में अपना नाम खोज ही रहा था, फिर मैंने देखा कि फर्स्ट पेज में ही वरुण कुमार लिखा हुआ है। बट फिर भी मैंने ऐसे नाम खोजा कि हो सकता है कुछ और ही होगा। तो मतलब अलग सी ही फीलिंग थी, मतलब विश्वास ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर तुरंत किसी टीवी न्यूज़ वाले का फ़ोन आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो फिर वो सिलसिला जारी होते गया। वो दिन भर फिर मैं किसी न किसी से बात ही कर रहा था, घर वाले थे तो मिठाइयाँ विठाइयाँ आ रही थी, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। आप सर डीएसपी पद के लिए चयन हुआ है आपका, तो जी। आपका डीएसपी ड्रीम पोस्ट था या फिर कोई और पोस्ट के लिए आप सोच रहे थे? नहीं, ऐसे ड्रीम पोस्ट जैसा कुछ नहीं है। जो हम एम कर रहे हैं, है ना, मैंने आपको शुरुआती में बताया कि जो हम एम कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की और एजुकेशन की बात की, तो वो किसी भी पोस्ट से हो सकता है। मतलब मैं हो सकता है एजुकेशन ऑफिसर में भी चयनित होता तो वहाँ से भी मैं एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता था। अब डीएसपी से है क्या कि एजुकेशन के सेक्टर में मैं डायरेक्टली नहीं काम कर पाऊँगा, बट यहाँ पे है कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ के सेक्टर में काम कर पाऊँगा। कि जैसे क्या होता है ना कि आम आदमी जब पुलिस स्टेशन जाता है तो उसको काफ़ी डर लगता है कि कैसे ट्रीट करेंगे लोग, बात करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा काफ़ी बार एफआईआर भी नहीं फाइल करते हैं लोगों से, है ना। तो मैं वहाँ से उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब मैं ऑब्वियसली पूरे बिहार से नहीं ख़त्म कर सकता हूँ, बट जो भी जिस भी थाने में रहूँगा, मैं जिस भी सब डिवीज़न का इंचार्ज रहूँगा, मैं अपने सब डिवीज़न से ट्राई करूँगा इस चीज़ को इरेडिकेट करने का। ओके, अब ये जैसे बीपीएससी या फिर यूपीएससी की तैयारी में जो एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स फंस गए हैं उसमें कि 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, तो उन लोगों के लिए आप तो लकी हैं या फिर आपने ज़्यादा हार्ड वर्क किया जो आप इतने जल्दी निकल गए। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या मैसेज होंगे कि वो क्या कर रहे हैं कि उनका भी सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए? मतलब जैसे देखिए, मेहनत तो होता ही है, सब करते हैं, बट मैं इस बात को समझता हूँ और मानता हूँ कि मैं लकी हो गया, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बस वो कहते हैं ना, किसी दिन सितारा चमकेगा आपका भी नाम आ जाएगा फिर। तो वो बस नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ मेहनत और किस्मत दोनों की ज़रूरत है। और अगर आप 3-4 साल, अगर कोई 3-4 साल से प्रयास कर रहा है, देखिए प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, तब तो बात ही अलग है कि फिर आपके स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत है। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स मेंस हो जा रहा है और इंटरव्यू सिर्फ रह जा रहा है, तो आप मेंस में इम्प्रूव करिए थोड़ा सा, क्योंकि इंटरव्यू में स्कोर इम्प्रूव करने का काफ़ी कम चांस होता है। क्योंकि वो जो पर्सनैलिटी है वो 1-2 दिन में या 1 साल में नहीं बनती है, वो पर्सनैलिटी आपके थ्रू आउट द लाइफ बनती है। तो उसको एकदम बिल्कुल अचानक से सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप अपने मेंस के मार्क्स पे इम्प्रूव करिए। तो क्योंकि मेंस का मार्क्स अच्छा रहेगा तो इंटरव्यू में कम भी आएगा, तो लिस्ट में नाम आना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेंस में आप फोकस करिए, इंटरव्यू के मार्क्स को, मतलब ठीक है वहाँ आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ मेहनत करते हैं जहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। ओके सर, ऐसी कोई कॉमन गलतियां जो आपको पता हो कि ऐसी कोई कॉमन गलतियां जो होती हैं एस्पिरेंट से अमूमन, तो वो कोई कॉमन गलतियों पे आप प्रकाश डालना चाहो कि वो बताना चाहो एस्पिरेंट को? जी बिल्कुल, काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी की थी। अम, सबसे पहले तो आपके सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो वो बिल्कुल ही एक पर्टिकुलर किताब से पढ़ो या नोट्स जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप एक पर्टिकुलर सोर्स से पढ़ो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप जो मार्केट है, करोल बाग है, चाहे जब मैं बिहार में था पटना था, वहाँ जब आप जाते हो तो आप पॉलिटी की किताब खरीदने जाते हो, आपको वहाँ 400 किताबें मिल जाती हैं और सब अच्छा लगता है। इतने अच्छे अच्छे ग्राफिक्स होते हैं, क्वेश्चन अच्छे फॉर्मेट में होते हैं, तो लगता है खरीद लें सारा किताब और पढ़ लें सारा किताब। तो इस चीज़ से बचना है, आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए। और दूसरी जो मैंने गलती की थी, जब मैं मॉक टेस्ट दिया करता था,
तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दिए थे 40-50 मॉक टेस्ट, बट नंबर अच्छे आ जाते थे तो मैं उसको एनालाइज नहीं करता था, खुश हो जाता था कि यार ठीक है 100+ आ ही रहा है कि पास तो कर ही जाएंगे प्रीलिम्स। लेकिन ये हो गया, मैं प्रीलिम्स उस साल पास नहीं कर पाया। तब मैंने फिर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन किए कि क्या दिक्कत हो गई, तो रियलाइज़ किया कि मैंने एनालिसिस नहीं की कभी, जो कि काफ़ी बड़ी गलती है। तो आप एनालिसिस करिए, जब आप मॉक दे रहे हैं तो आप समझिए कि आप सही कर रहे हैं तो क्यों सही कर रहे हैं, और आप गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं, और उसको सही कैसे कर सकते हैं। तो एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Okay. Thank you so much, sir, for your time, and once again, congratulations for your this achievements. आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सर की जर्नी से आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो जो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।